हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीएससी कंपास। आज हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 3 है और आज के लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल और उसके लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने बोर्स एटॉमिक मॉडल को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है देन डू वॉच इट। अगर कोई भी डाउट होता है आपको उस रिगार्डिंग देन डू आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली आंसर इट। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर का। और आज का जो हमारा गोल रहेगा इट विल बी एप्लीकेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल में कुछ 6 पॉइंट्स हैं। ये वाले स्लाइड में मैं आपको बस रीडिंग करवा देता हूं क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी डिटेली डिस्कसिंग अबाउट इट। ठीक है, ये वाले लेक्चर में ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी डिटेली कवर्ड। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, दैट इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर। कि जब मैंने आपको बोला था कि जो ड्रॉबैक था, वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल वाज ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, जबकि बोर ने उसको एक्सप्लेन किया था बाय मेकिंग अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये वाला मैं अच्छे से समझा दिया था इन द लास्ट लेक्चर, तो विल नॉट बी डिस्कसिंग अबाउट इट एनी मोर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इट एक्सप्लेन्स द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इट एक्सप्लेन्स द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये 2 पॉइंट। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेजर पार्ट ऑफ दिस लेक्चर विल बी ऑन दिस 2 पॉइंट्स। ठीक है, अच्छे से बता दूंगा ये वाला 2 पॉइंट्स। And the next 3 points, that is the validity of Bohr's theory of quantitative treatment of hydrogen atom, determination of energy of one electron species, electron in an atom are in motion and not stationary। ये towards the end of this lecture मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, now let's start। ठीक है, आ जाओ। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम बेसिकली होता है कि एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ कलर्स, कलेक्शन या फिर अ बैंड ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ कलर्स, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, नोट पे लिखा है मैंने यहां पर कि स्पेक्ट्रम मीन्स अ बैंड ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ कलर्स। अब स्पेक्ट्रम 2 तरीके का होता है, एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये एग्जैक्टली होता क्या है ना, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बाय द नेम इटसेल्फ इट सजेस्ट जो स्पेक्ट्रम हमको मिलेगा इट विल बी कंटिन्यूअस, मतलब इट विल बी विदाउट एनी इंटरप्शंस। सारे वेवलेंथ ऑफ कलर्स उस स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट हो गए विदाउट एनी इंटरप्शन, कंटिन्यूअस मैनर में प्रेजेंट हो गया। आप इस तरीके आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस मैनर में सारे कलर्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि लाइन स्पेक्ट्रम में देयर इज फ्यू इंटरप्शंस बाय डार्क बैंड्स। कलर्स तो प्रेजेंट होते हैं बट कुछ कुछ जगह पे डार्क बैंड्स इंटरप्ट करते हैं उस स्पेक्ट्रम को। अब ये डार्क बैंड होता क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका मतलब क्या है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। जुड़े रहिए इस लेक्चर में। जब मैं आपको एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताऊंगा वहां पर मैं अच्छे से समझा दूंगा व्हाट इज एग्जैक्टली डार्क बैंड्स। ठीक है, तो लाइन स्पेक्ट्रा क्या है कि इट इज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ शार्प कलर्ड लाइंस सेपरेटेड बाय डार्क बैंड्स। कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से डार्क बैंड्स प्रेजेंट है। जो डार्क कलर लाइंस देख रहे हो ये है डार्क बैंड्स। ठीक है, कलर्स तो प्रेजेंट होते हैं सारे बट कहीं कहीं जगह पर कुछ कलर्स एब्सेंट होते हैं, वहां पर डार्क बैंड्स प्रेजेंट होता है। और ये जो है ना ये जो ऊपर वाला डायग्राम है ये एमिशन स्पेक्ट्रा का एग्जांपल है, मतलब एमिशन स्पेक्ट्रा का डायग्राम है। एमिशन स्पेक्ट्रा और नीचे वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। डोंट वरी, इसके बारे में बताऊंगा यही वाले लेक्चर में। विल गेट इट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर। आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में होंगे। ओके, नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू कि why is line spectra known as fingerprint of atoms? Try to answer this question। अगर आपको आंसर मिलता है देन कमेंट बॉक्स में आपका आंसर बोल देना। अगर नहीं मिलता है देन डोंट वरी, इसका जो आंसर है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के पीडीएफ में इसका आंसर डाल दूंगा। इजी है, ट्राई टू आंसर इट। आपके लिए ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। चलो एटॉमिक स्पेक्ट्रा समझते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं ना,
एटम्स जो एनर्जी लूज करते हैं या फिर गेन करते हैं, मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि एक एटम ए है, उसने एनर्जी रेडिएट किया या फिर उसने एनर्जी एब्जॉर्व किया, सारे एटम्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एनर्जी, मतलब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो करते हैं, इधर एब्जॉर्प्शन करते हैं या फिर रेडिएट करते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करते हैं। ठीक है, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा में क्या हुआ कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज डिफाइंड एज द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एटम ने एमिट किया या फिर अब्जॉर्व किया, इधर एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय एन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग ट्रांजिशंस बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विद इन एन एटम। समझाऊंगा, विल कम बैक टू इट। ठीक है, खाली इतना समझो कि ये जो लेन देन होता है ना, एनर्जी का जो लेन देन होता है इन एन एटम, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इधर वो अब्जॉर्व किया एनर्जी या फिर एमिट किया एनर्जी, वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करेगा। ठीक है, अब ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है ये दो तरीके के होता है, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रा और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, बिफोर मूविंग इनटू द टॉपिक दैट इज एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, वो होता क्या है, और एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग ट्रांजिशन, मैंने बोला कि जो एनर्जी शेल्स के अंदर वो ट्रांजिट करते हैं, ऑब्वियसली अगर एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर, अगर एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट पे है, अगर वो हायर एनर्जी लेवल पे जाना चाहेगा, वी शुड या फिर वी मस्ट एक्साइट द एटम so that electrons will move from lower to higher energy, मतलब उसको कुछ एनर्जी चाहिए। तो ये जो एक्साइट करते हैं हम एटम्स को, किस तरीके से कर सकते हैं, दैट इज हाउ कैन एटम्स बी एक्साइटेड। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। वन ऑफ द मेथड इज बाय हीटिंग द substance, and the next is by keeping the gaseous form of atom in discharge tube and passing electric current through it ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। क्या बोला मैंने कि हाउ कैन एटम्स बी एक्साइटेड, बाय हीटिंग द सब्सटेंस या फिर बाय कीपिंग इट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एंड पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू इट। ठीक है, Now let us understand two types of atomic spectra, that is पहला वाला है that is emission spectra, दूसरा वाला है absorption spectra। इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, now emission spectra, देखो मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको समझा दूंगा emission spectra, एकदम सिंपल तरीके से। लेट्स assume हमने एक एटम ए लिया है, ठीक है, उसको मैंने हीट किया। अगर उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को मेरे को एक्साइट करना है, किस तरीके से कर सकता हूँ, दो मेथड बताया। पहला मेथड हम लोग यूज करते हैं बाय हीटिंग द सब्सटेंस। अब हीट कैसे कर सकते हैं उस एटम को, एक बंसन फ्लेम लेते हैं या फिर बंसन बर्नर बोलो, उसको लेके इसको हीट करते हैं। जब एटम को हमने हीट किया, इसने एनर्जी रेडिएट किया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, नाउ टू डिटेली अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो निकला, इसके अंदर कौन से कलर, कौन से वेवलेंथ ऑफ कलर्स प्रेजेंट है, वी नीड टू पास इट थ्रू द प्रिज्म। क्योंकि जो सारे वेवलेंथ ऑफ कलर्स है ये मिक्स्ड फॉर्म में होते हैं एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। तो इसको सेपरेट रेज में, उसको एक डिफरेंट रेज में सेपरेट करने के लिए हमने प्रिज्म लिया। ठीक है, एंड लेट्स अज्यूम, और जो प्रिज्म से पास करने के बाद जो सारे रेज निकले, टू ऑब्जर्व दोज रेज वी नीड अ सरफेस। नाउ दैट सरफेस वी हैव टेकन हियर अ फोटोग्राफिक प्लेट का क्या इंपॉर्टेंस हुआ कि प्रिज्म से पास करने के बाद
जो सारे डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ कलर्स प्रिज्म से पास करने के बाद एक सरफेस चाहिए हम लोग को वो कलर ऑब्जर्व करने के लिए, तो एक सरफेस के तरीके से हमने फोटोग्राफिक प्लेट को लिया। अब स्पेक्ट्रोस्कोप भी ले सकते हो टू एनालाइज अगर जो रेज निकला है वो अगर यूवी रीजन में लाई कर रहा है या फिर इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रहा है, वी नीड टू टेक स्पेक्ट्रोस्कोप टू एनालाइज दोज वेवलेंथ्स। बट अगर जो वेवलेंथ ऑफ कलर्स निकला है अगर वो विजिबल रीजन में है, देन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड और इजीली एनालाइज इट थ्रू फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, नाउ लेट्स अज्यूम ये प्रिज्म से पास करने के बाद तीन रे निकला, एक का वेवलेंथ x, ठीक है, एक का वेवलेंथ y और एक का वेवलेंथ z। ठीक है, एक का वेवलेंथ x, एक का वेवलेंथ y, एक का z। मतलब हमको जो स्पेक्ट्रम मिला, जो स्पेक्ट्रम वी गॉट वाज, देखो हमको जो स्पेक्ट्रम मिला उसमें एक रेड कलर का लाइन मिला हमको x वेवलेंथ का, एक पर्पल कलर का मिला y वेवलेंथ का, एक ब्लू कलर का मिला z वेवलेंथ का। ठीक है, अब ये किस तरीके से आता है, ये जो x y z वेवलेंथ ऑफ कलर्स आया, ये आया क्यों, उसको समझने के लिए थोड़ा बोर्स एटॉमिक मॉडल का यूसेज आएगा। बोर्स एटॉमिक मॉडल में मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल उन्होंने क्या बोला था कि न्यूक्लियस बीच में है, उसके चारों तरफ फिक्स्ड एनर्जी के शेल्स होते हैं, फिक्स्ड एनर्जी के क्या होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ जब इलेक्ट्रॉन अपना ग्राउंड स्टेट पे था, मतलब जब एटम्स विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स उसके ग्राउंड स्टेट पे है, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे था, हमने उसको जब हीट किया तो ऑब्वियसली फ्रॉम द लोअर एनर्जी स्टेट, ग्राउंड स्टेट हमारा लोअर एनर्जी स्टेट है, तो जब हमने उसको हीट किया तो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इनटू द हायर एनर्जी लेवल, electrons will absorb the energy and will move into the higher energy level। अभी इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल लोअर एनर्जी स्टेट से n1 है, ये हमने 3 शेल लिया है, सेल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं बट टू मेक यू अंडरस्टैंड मैंने यहाँ पर 3 शेल्स लिया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन n1 पे है। नाउ फ्रॉम n1 इट विल मूव टू हायर एनर्जी लेवल, ये n1 से n2 पे जा सकता है या फिर n3 पे जा सकता है। लेट्स अज्यूम कि वो n1 से n3 पे चला गया, ये इलेक्ट्रॉन n1 से n3 पे चला गया आफ्टर हीटिंग द एटम। नाउ ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हायर एनर्जी लेवल पे अनस्टेबल होते हैं, तो वो हमेशा ग्राउंड स्टेट पे आना चाहेगा, लोअर एनर्जी शेल पे आना चाहेगा, लोअर एनर्जी लेवल पे आना चाहेगा। वो किस तरीके से आ सकता है, बाय लूजिंग एनर्जी, बाय एमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वो एनर्जी लूज करेगा। अब n3 पे है, उसको n1 पे आना है तो वो एनर्जी लूज करेगा। अच्छा, वो n3 से n1 दो तरीके से आ सकता है, इधर न3 से डायरेक्टली n1 पे आ सकता है या फिर n3 से n2 पे आएगा, उसके बाद n1 पे आएगा। ठीक है, तीन पॉसिबिलिटी यहाँ पर बना। ठीक है, या फिर वो n3 से n2 पे आ सकता है, इस तरीके से n3 से n2 पे आया, उसके बाद n2 से n1 पे आया, या फिर डायरेक्टली इस तरीके से n3 से n1 पे आ गया। ठीक है, तो एट ईच ट्रांजिशन कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ उससे निकला। लेट्स अज्यूम कि जब n3 से n2 पे आया उसने x वेवलेंथ रिलीज किया, जब उसने n2 से n1 पे आया वो कुछ y वेवलेंथ रिलीज किया, जब वो n3 से n1 पे आया उसने कुछ z वेवलेंथ रिलीज किया। सो ड्यू टू दिस ट्रांजिशन एक्चुअली कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ n3 से n2 या फिर n2 से n1 या फिर n3 से n1, ये जो रेडिएट किया एनर्जी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट किया, उसको हम लोग स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसी स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ कलर्स को हम लोग स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व कर पाते हैं, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट एमिशन स्पेक्ट्रा इज। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, तो खाली यही 3 क्यों ऑब्जर्व हुआ हम लोगों को, क्योंकि यही 3 स्पेसिफिक वेवलेंथ उसको चाहिए था, टू ट्रांजिट बिटवीन द शेल्स, इसीलिए यही 3 वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन हम लोग ऑब्जर्व कर पाए इन द स्पेक्ट्रम। दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है,
इसी का एग्जांपल लेते हैं, इसी एटम का एग्जांपल लेते हैं टू अंडरस्टैंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है, इजी रहेगा आपके लिए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज absorption spectrum. Now to understand absorption spectrum, मैंने एक एटम ए लिया है, वही एटम ए लिया है, and to understand this absorption spectrum we have to take a continuous spectra का source. अब continuous spectra का source कौन हो सकता है? जब मैंने continuous spectra बोला था, जब continuous spectra बताया था, वहां पर एक एग्जांपल दिया था continuous spectra का, that is sunlight. So of course we will strike sunlight to atom A. Now after striking the atom A, after the sunlight striking atom A, when it crosses it, जो वहां से निकलता है, let's pass it through prism, so that वो different wavelength of colors को split कर सकता है different rays में। split करने के बाद हम लोग को एक surface चाहिए होगा to absorb the different wavelength of colors। तो हमने एक photographic plate लिया, हमने एक photographic plate लिया। लेकिन कायदे से होना क्या चाहिए था? अगर सनलाइट है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है, अगर उसको हम डायरेक्टली प्रिज्म से पास करके फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व करते तो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा हमको ऑब्जर्व आता, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा हमको देखने के लिए मिलता। बट आफ्टर पासिंग इट थ्रू एटम ए ना, एटम ए के ऊपर पास करने के बाद ये जो स्पेक्ट्रल लाइन मिला हमको, ये जो स्पेक्ट्रम मिला, कुछ स्पेसिफिक स्पेक्ट्रल लाइंस एब्सेंट थे। दैट इज अगर वही एटम ए हमने लिया था, वही एक्स वाई और जेड इस तरीके से जो रेड कलर से मैंने लिखा है वो डार्क कलर का होगा, वो ब्लैक कलर का होगा, मतलब वही स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ कलर विल बी एब्सेंट। एब्सेंट क्यों होगा? क्योंकि ये देखो, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इस तरीके से शेल्स है। तो जब इलेक्ट्रॉन n1 पे है, इलेक्ट्रॉन जब n1 पे है, ये n2 हुआ, ये n3 हुआ, तो जब इलेक्ट्रॉन n1 पे है, वो n1 से n2 मूव करने के लिए उसको कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वेवलेंथ चाहिए, तो वही स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वेवलेंथ वो अब्सॉर्ब कर लेगा। तो वहां पे एब्सेंट हो गया, फॉर एग्जांपल एक्स चाहिए था तो एक्स एब्सेंट हो गया स्पेक्ट्रम से। उसके बाद n2 से n3 उसको मूव करना था, तो कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वेवलेंथ चाहिए था उसको। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसको x चाहिए, यहाँ पर y चाहिए, और ये वाले ट्रांजिशन के लिए उसको z वेवलेंथ चाहिए। तो जब वो n2 से n3 पे जाएगा, जब वो n2 से n3 पे जाना चाहेगा, वो उसको y वेवलेंथ चाहिए टू डू द ट्रांजिशन, तो वो y वेवलेंथ अब्सॉर्ब कर लेगा। तो ये y वेवलेंथ एब्सेंट हो गया, डार्क बैंड की तरह ऑब्जर्व आएगा हम लोग को स्पेक्ट्रम में। जब n1 से n3 पे जाना चाहेगा वो इलेक्ट्रॉन, उसको z वेवलेंथ चाहिए, तो वो z वेवलेंथ अब्सॉर्ब कर लेगा। अब वो z वेवलेंथ अब्सॉर्ब कर लिया है, इसलिए स्पेक्ट्रम में z वेवलेंथ एब्सेंट होगा। इसलिए x y z विल बी इन द फॉर्म ऑफ डार्क बैंड्स, वही स्पेसिफिक वेवलेंथ विल बी एब्सेंट। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। आई होप। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। हमारे सिलेबस में दो एग्जांपल्स हैं, दैट इज सोडियम स्पेक्ट्रा और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, जिसमें से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट विल बी डिस्कसिंग बोथ द एग्जांपल्स, ठीक है। सो तो पहला एग्जांपल जो है हमारा, दैट इज सोडियम स्पेक्ट्रम, ठीक है। सोडियम स्पेक्ट्रम, तो जो प्रोसीजर है, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रोसीजर कि लाइक सोडियम स्पेक्ट्रम हम ऑब्जर्व किस तरीके से करते हैं। फर्स्ट, क्रिस्टल ऑफ सोडियम कंपाउंड इज वेपराइज्ड इन एनी बंसन फ्लेम, ठीक है। मतलब हमने एक सोडियम क्रिस्टल्स लिया है, उसको हमने हीट किया, बंसन फ्लेम से हीट किया, सो दैट उसके जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम एक्साइट कर पाए, ठीक है, एक्साइट कर पाए। ब्राइट लाइट एमिटेड, दैट इज द एमिटेड लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसने एमिट किया। एमिटेड लाइट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म एंड देन अलाउड टू फॉल ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट एक सरफेस की तरह एक्ट कर रहा है, जिसके ऊपर रेज फॉल होगा, एंड रेज लाइक उसके ऊपर गिरने के बाद वो जो कलर्स आएगा हम लोग उस पर ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए फोटोग्राफिक प्लेट इज टेकन। तो प्रोसीजर क्या हो कि सोडियम क्रिस्टल्स वर टेकन फर्स्ट, उसको हमने हीट किया, उसके अंदर से रेडिएशन निकला, उसको प्रिज्म से पास किया, उसके बाद एक फोटोग्राफिक प्लेट पे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि कौन से कलर आ रहे हैं इन द स्पेक्ट्रम। ना द रिजल्ट में हम लोगों ने क्या देखा, टू ब्राइट येलो लाइंस, दैट इज वन का वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम और दूसरे का वेवलेंथ 5896 एंगस्ट्रॉम आया, सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस फाउंड इन द लाइन स्पेक्ट्रम। खाली यही दो लाइन, टू ब्राइट येलो लाइंस वेर ओनली ऑब्जर्व्ड
ये एग्जांपल हो गया एमिशन स्पेक्ट्रा का, क्योंकि इसने एमिट किया रेडिएशन, उसको हमने हीट किया, वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जो थे वो एक्साइट हुए, एंड एक्साइट होके वो हायर एनर्जी शेल पे जाएंगे। जब वो लोअर एनर्जी शेल पे आएंगे, हायर से लोअर आएंगे, दे विल एमिट रेडिएशन, और यही रेडिएशन हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये एग्जांपल हो गया एमिशन स्पेक्ट्रम का। तो ये जो रीजन मैंने पूछा है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस सोडियम स्पेक्ट्रम, कि जो टू ब्राइट येलो लाइंस हम लोग ऑब्जर्व किए, टू येलो ब्राइट लाइंस, क्योंकि द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द शेल। मतलब जब हमने उसको हीट किया, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके हायर एनर्जी स्टेट पे चला गया, हायर एनर्जी स्टेट पे चला गया। और मैंने बार बार बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स इन हायर एनर्जी स्टेट या फिर एनर्जी लेवल आर अनस्टेबल, दे ट्राई टू कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट। तो जब वो हायर एनर्जी शेल से ग्राउंड स्टेट पे आना चाहेगा, इट मस्ट एमिट एनर्जी, इट मस्ट एमिट रेडिएशन। तो ये जो रेडिएशन एमिट करता है वो हम लोग को इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व आता है, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इन द डायग्राम, दैट इज यहाँ पर हमने, ठीक है, आई होप अभी तक क्लियर है। तो डायग्राम में समझते हैं कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने इस तरीके से कुछ लिया है सोडियम एटम, ठीक है, सोडियम एटम लिया है इस तरीके से कुछ, ठीक है। उसको मैंने हीट किया, तो हीट करने के बाद रेडिएशन निकला, प्रिज्म से पास करने के बाद, प्रिज्म से पास करने के बाद जो इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से टू ब्राइट लाइट, टू ब्राइट येलो लाइट इज ऑब्जर्व्ड। एक का वेवलेंथ 5896 एंगस्ट्रॉम, दूसरे का 5890 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट सोडियम स्पेक्ट्रम। रीजन क्या है? आई होप अभी तक क्रिस्टल क्लियर है। रीजन क्या है? like in a nutshell, due to the transition of electrons between the shells, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर एमिटेड, इसलिए उसको हम स्पेक्ट्रम के फॉर्म में ऑब्जर्व कर पाते हैं। कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ रेडिएट होता है कि जितना वेवलेंथ उसको चाहिए टू ट्रांजिट बिटवीन द शेल्स, वही वेवलेंथ वो एमिट करेगा, वही वेवलेंथ वो एमिट करेगा, वही वेवलेंथ ऑफ कलर वी कैन ऑब्जर्व इन द स्पेक्ट्रम, ठीक है। विद दिस सोडियम स्पेक्ट्रम इज फिनिश्ड। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रम दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हिस्टोरिकल स्पेक्ट्रम था ये, क्योंकि लाइक जो भी साइंटिस्ट लोग थे, दैट इज जो आप 12th में पढ़े होंगे, लाइमैन, बेल्मर, पैसन, ब्रैकेट, ये जो सीरीज था, ऑल द साइंटिस्ट स्टडीड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और रीडबर्ग ने भी जो इक्वेशन दिया था, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर समझते हैं, जो पहला पॉइंट है, दैट इज हाइड्रोजन गैस इज टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों? क्योंकि अगर हाई प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस होगा, उसमें से अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे तो वो बस्ट कर देगा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब को, वो डिस्चार्ज ट्यूब को लाइक फाड़ देगा एकदम से, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू इट, ठीक है। हाइड्रोजन गैस हमने एक हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब में लिया और उसके अंदर से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कर लिया, और जो हाइड्रोजन गैस हमने लिया है उसको लो प्रेशर में लिया है, ठीक है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द रेडिएशन। अब देखो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करने के बाद हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइट होने के बाद वो हायर एनर्जी शेल पे जाएंगे, हायर एनर्जी शेल से वो लोअर एनर्जी शेल पे आना चाहेंगे, उसी प्रोसेस में वो एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है। तो द रेडिएशन सो ऑब्टेंड इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म। व्हाट इज द यूसेज ऑफ प्रिज्म? लाइक बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से नहीं बोलूंगा। पास थ्रू प्रिज्म एंड इज देन एनालाइज्ड विद अ स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या है? इट इज अ मोर एडवांस्ड टूल। यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट क्यों नहीं यूज किया गया? क्योंकि फोटोग्राफिक प्लेट इज वेरी लिमिटेड टू एनालाइज द विजिबल रीजन लाइट्स, बट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखा गया कि विजिबल रीजन में भी तो लाइट्स थे, मतलब जो स्पेक्ट्रल लाइन्स के वेवलेंथ थे, इट वाज लाइंग इन द विजिबल रीजन अलॉन्ग विथ लाइक यूवी रीजन में भी था, स्पेक्ट्रल लाइन्स यूवी रीजन में भी पाया गया और इंफ्रारेड रीजन में भी पाया गया। इसलिए स्पेक्ट्रोस्कोप वन मोर एडवांस्ड टूल वाज यूज्ड टू स्टडी, क्योंकि फोटोग्राफिक प्लेट का जो यूसेज है, इट इज लिमिटेड टू स्टडी द विजिबल रेंज का स्पेक्ट्रल लाइन्स, ठीक है। बट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विजिबल रेंज में स्पेक्ट्रल लाइन्स होने के साथ साथ इट वाज आल्सो फाउंड इन द यूवी रीजन एंड इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। तो जो रिजल्ट आया बता रहा हूँ, सीरीज ऑफ लाइन्स आर ऑब्टेन्ड इन द इंफ्रारेड, द विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक है। तो इसी कारण जो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रीजन में जो स्पेक्ट्रल लाइन्स आया था, इसी के कारण स्पेक्ट्रोस्कोप में हम लोग उसको एनालाइज किया, ठीक है।
नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्टडिंग दिस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अब लाइक पहले डायग्राम समझा देता हूँ। कुछ इस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब है, उसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करने के बाद ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की रेडिएशन निकला। स्लिट क्यों लिया गया? रे को थोड़ा थिनर बनाने के लिए, थोड़ा प्रोमिनेंट बनाने के लिए, ठीक है। प्रिज्म से पास किया हम लोगों ने, अब यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोप पे ऑब्जर्व किया हम लोगों ने। कुछ इस तरीके से स्पेक्ट्रम आता है, ठीक है। जो मैंने इनिशियली लिया था ना, ये वाला जो स्लाइड लिया था, यही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, यही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डायग्राम है, ठीक है। अगर टाइम होता है नेक्स्ट क्लास में इसका सिमुलेशन में मैं दिखा दूंगा, ठीक है, सिमुलेशन भी दिखा दूंगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, ठीक है, याद से दिखा दूंगा। तो वेर वी, तो यस, तो ये जो सीरीज था ना, ये जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सीरीज थे, लाइमन हो गया, बेलमर हो गया, पैस्टन हो गया, ब्रैकेट हो गया, पीफंड हो गया, तो दीज ऑल वे साइंटिस्ट, लाइमन, बेलमर, पैस्टन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्परी, सिलेबस में नहीं है, तो हम्परी सीरीज सिलेबस में नहीं है, इट्स वेरी इजी दो। तो ये सारे साइंटिस्ट लोगों के नाम थे, ठीक है। एंड इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया, उसको स्टडी किया, एंड देन दे लाइक गिव फ्यू सीरीज। और ये जो सीरीज था ना, इट वाज बेस्ड ऑन द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। किस तरीके से बताता हूं। उससे पहले नेक्स्ट स्लाइड से जाने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द फर्स्ट सीरीज दैट वाज डिस्कवर्ड। बेलमर सीरीज वाज डिस्कवर्ड, क्योंकि बेलमर सीरीज वाज the only series that was lying in the visible region, ठीक है, it was discovered first। दो मैंने लाइमर पहले लिखा है, क्यों लिखा है बाद में बताऊंगा, बट बेलमर सीरीज was first discovered, it was discovered first, ठीक है। और लाइमन सीरीज, उनका जो स्पेक्ट्रल लाइंस था, इट लाइड इन द यूवी रीजन। बेलमर सीरीज का जो स्पेक्ट्रल लाइंस था, इट लाइड इन द विजिबल रीजन। और बाकी तीन जो थे ना, इंफ्रारेड रीजन। और जो हम्परी सीरीज है, वो फार इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है, ठीक है। तो ये जो सीरीज एग्जैक्टली है क्या, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली समझाता हूँ। यहाँ पे आइए, लाइक थोड़े टाइम के लिए जस्ट इग्नोर दिस इक्वेशन, इसके ऊपर मैं आऊंगा, बट फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि जो डिफरेंट सीरीज है एग्जैक्टली है क्या, ठीक है ना। लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट जो ये N1 N2 है, ये एग्जैक्टली इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है ना। जो N1 है, इसको समझते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन आता है, और N2 है जहां से इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। तो N1 को कुछ इस तरीके से समझ लो, बेस कैंप, ठीक है। तो लाइमन सीरीज एग्जैक्टली क्या था कि उसका जो बेस कैंप था, जो N1 था, इलेक्ट्रॉन का जो बेस कैंप था N1 था, इट वाज इक्वल टू 1। और N2 कहां से आ रहा है, कहीं से भी आ सकता है, बट वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। बट N1 मस्ट बी इज इक्वल टू N1 मस्ट बी 1। N1 का नंबर 1 होना ही कंपलसरी है फॉर लाइमन सीरीज, ठीक है। N2 कुछ भी हो सकता है, वो N2 से भी आ सकता है, मतलब N2 इज इक्वल टू 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, इन्फिनिटी से भी आ सकता है। वो सारे जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म होते हैं, वो लाइमन सीरीज के अंदर फॉर्म होते हैं। दैट दीज समझाता हूं, देखो इस तरीके से कि जो बेस है लाइमन सीरीज का, जो बेस कैंप है, जो N1 है, इट इज इक्वल टू 1, दैट इज शेल नंबर 1। N2 कुछ भी हो सकता है, 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5 से, या फिर इन्फिनिटी से, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये पूरा जो रीजन है ना, ये जो पूरा कलेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है, इट वाज स्टडीड बाय लाइमन, एंड उन्होंने लाइमन सीरीज का नाम दिया, ठीक है। लाइक सेम ठीक उसी तरीके से बेलमर सीरीज का बेस कैंप, बेलमर सीरीज का जो इलेक्ट्रॉन का बेस कैंप होता है, N2 इज इक्वल जो 2 होता है, N1 इज इक्वल टू 2 होता है। बेलमर सीरीज का जो इलेक्ट्रॉन का बेस कैंप होता है, वो 2 होता है। सेम उसी तरीके से पैस्टन का बेस कैंप का इलेक्ट्रॉन 3 होगा, वेरी गुड। ब्रैकेट का 4 होगा, वेरी गुड। N2 कुछ भी हो सकता है। फॉर बेलमर सीरीज N2 मस्ट बी ग्रेटर देन 2, पैस्टन के लिए मस्ट बी ग्रेटर देन 3, N2 का वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूं। और ब्रैकेट के लिए N2 का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 4, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है। तो वही जो पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस है, फॉर एग्जांपल बेलमर के लिए
जो N2 का बेस कैंप है, इलेक्ट्रॉन का जो बेस कैंप है वो 2 है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स N2 पे आ रहे हैं, जो भी पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म हो रहा है उसके कारण, वो सारे बेलमर सीरीज के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। और जो भी इलेक्ट्रॉन्स N3 पे आ रहे हैं वो सारे हम लोग पैस्टन सीरीज के अंदर पढ़ते हैं, और जो भी N4 में आ रहे हैं, जो N1 इज इक्वल टू 4 में आ रहे हैं, वो ब्रैकेट सीरीज में आता है। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट द लाइमैन बेलमर पैस्टन ब्रैकेट सीरीज। इतना ही। लेट्स मूव इनटू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रीडबर्ग्स इक्वेशन। ठीक है, तो रीडबर्ग्स इक्वेशन वाज गिवन बाय साइंटिस्ट रीडबर्ग। इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी करके ये वाला इक्वेशन दिया था, बट उनसे पहले भी बेलमर ने उनका इक्वेशन दिया था, बट इट वाज कन्फाइंड टू हिज स्पेक्ट्रल लाइंस ओनली। ठीक है, खाली लाइक उनके सीरीज में जो स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल हो रहे थे उसी का खाली इक्वेशन, इट वाज वैलिड, दैट इक्वेशन वाज वैलिड अप टू हिज सीरीज ओनली। ठीक है, बट मोर जनरलाइज्ड फॉर्मूला रीडबर्ग ने दिया था, इट वाज गिवन बाय रीडबर्ग। ठीक है, तो इसको समझते हैं ये वाला इक्वेशन है क्या, इसको बाय हार्ट याद रखना है। ठीक है, देयर इज नो डेरिवेशन फॉर दिस, यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाला जो है 1 बाय लैम्डा, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज वेव नंबर। ठीक है, और ये जो है दिस इज रीडबर्ग्स कांस्टेंट, ये वैल्यू है, याद रखना है आपको। और इक्वेशन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 109678 होल इंटू 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। और n1 और n2 का मैंने लाइक इसका सिग्निफिकेंस तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। n1 क्या है, जहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और n2 क्या है, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो लाइमैन के लिए n1 क्या होगा, हमेशा 1 होगा। बेलमर के लिए सेम उसी तरीके से n1 हमेशा 2 होगा। पैस्टन के लिए भी n1 हमेशा सेम उसी तरीके से 3 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये कुछ था रीडबर्ग्स इक्वेशन और कुछ लाइमैन बेलमर पैस्टन ब्रैकेट पीफन सीरीज, और इतना ही था। ठीक है, नाउ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट N2 टू लोअर ऑर्बिट N1। लाइक फॉर्मूला, लाइक कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा इलेक्ट्रॉन एक N2 पे है, वो N1 पे आना चाहता है। ठीक है, तो कितने पॉसिबल तरीके के स्पेक्ट्रल लाइन से वो N2 से N1 पे आ सकता है, उसको पता करने के लिए ये वाला इक्वेशन है। ठीक है, दैट इज N2 माइनस N1 होल इंटू, ठीक है, दैट इज N2 माइनस N1 होल इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 बाय 2। ठीक है, अगर N1 को हम लोग ग्राउंड स्टेट, अगर if we consider N1 as a ground state, मतलब 1, and N2 as N, and N2 as N, then फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉल्व करके देख लेना। N2 माइनस N2 होल इंटू N माइनस 1 बाय 2 आएगा, N होल इंटू N माइनस 1 बाय 2 आएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये लोग आपने ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा आपके 12th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर में। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो यही बस है। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला है, एक ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना, और एक ये वाला फॉर्मूला, और एक ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, एक छोटा सा टॉपिक है, व्हाट इज बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, बैंड स्पेक्ट्रम है क्या? बैंड स्पेक्ट्रम बहुत इजी है। बैंड स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम का बड़ा भाई है, ठीक है, ये एग्जैक्टली है क्या? दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल्स। वहां पर एटम्स था, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का। अगर मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ते हैं दैट इज बैंड स्पेक्ट्रम, या फिर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। जब एटम्स का स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ते हैं दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक N2, O2 is called band spectrum और molecular spectrum। ठीक है, अब it consists of number of bright lines। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में क्या था? शार्प लाइंस था,
एक ट्रांजिशन के लिए एक शार्प लाइन था, मतलब एक लाइन आ रहा था, एक कलर्ड लाइन आ रहा था, बट यहाँ पर एक बैंड आ रहा है, मतलब बैंड ऑफ कलेक्शन ऑफ शार्प लाइन्स आ रहा है, ठीक है। दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ब्राइट बैंड्स separated by dark spaces, and each band is sharp at one end but gradually fades at the other end. For such fluted appearance it is also known as fluted spectrum. तो क्या बोल गया मैंने इतना खाली बोला कि देखो पहले ये समझ लो, ये बेटा बैंड स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ बैंड स्पेक्ट्रम। तो समझो कि वहां पे क्या था, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में अगर आप देखोगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा अगर ये होता तो खाली एक ही लाइन आता, ब्लू के लिए एक लाइन, ग्रीन के लिए एक लाइन, येलो के लिए एक लाइन, ऑरेंज के लिए एक लाइन और पिंक के लिए एक लाइन, एक शार्प लाइन होता। बट जस्ट बिकॉज दिस इज मॉलिकुलर स्पेक्ट्रम या फिर बैंड स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से बैंड के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बैंड के फॉर्म में आ रहा है। एंड आप देख सकते हो टुवर्ड्स द मिडिल, टुवर्ड्स वन एंड, towards one end या फिर towards the middle, देखो towards the middle it's sharp या फिर it's dark colored, but towards the end अगर आप like middle से towards the end move करोगे it fades away, it fades away, it fades away, कुछ इस तरीके से देख सकते हो। this is fading, towards this end it is fading, towards this end it is fading, but towards the middle it's sharp and bright, ठीक है। तो इसी तरीके के फ्लूटेड अपीयरेंस के लिए इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लूटेन स्पेक्ट्रम। क्लियर है, इजी था, ठीक है, इजी था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। खाली इतना समझो कि बैंड स्पेक्ट्रम बड़ा भाई है एटॉमिक स्पेक्ट्रम का, एटॉमिक स्पेक्ट्रम एटॉम्स के लिए है, बैंड स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल्स के लिए है, ठीक है। नाउ आज का हमारा लास्ट टॉपिक दैट इज लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो जो पहला लिमिटेशन है that is it failed to explain the spectral of multiple electron atoms, spectra of multiple electron atoms, ठीक है। हम लोग लाइक बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ रहे थे वो था फॉर हाइड्रोजन एटम्स और हाइड्रोजन लाइक एटम्स, मतलब मोनो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए था स्पेक्ट्रल लाइंस। बट फॉर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम्स, जो जिन एटम्स में मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स होते थे उसका स्पेक्ट्रा बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट वाज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ इट, ठीक है। द सेकंड लिमिटेशन वाज अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्लानर, मतलब 2D स्ट्रक्चर है, मतलब 2D स्ट्रक्चर है। मैंने बताया था कि जो बोर्स एटॉमिक मॉडल था ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इस तरीके के शेल्स होते हैं, तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से प्लानर होता है। मतलब मैं अगर इसका एग्जांपल लूं कि अगर प्लेन है, बीच में न्यूक्लियस है और इसके अराउंड इस तरीके से शेल्स होते हैं, तो प्लानर स्ट्रक्चर है, ठीक है। बोर्स एटॉमिक मॉडल के अनुसार एटम प्लानर स्ट्रक्चर है। बट after further modern researches it showed that the electrons revolve around the nucleus in 3D space. So rather than in a plane, the electrons are revolving around the nucleus in a 3D space. So it was one of the other limitation of Bohr's atomic model, ठीक है। The next limitation, third limitation क्या था? It could not explain the splitting of spectral lines. The splitting of spectral lines in the presence of electric and magnetic field. Electric and magnetic field. Like ये जो splitting होता है, क्यों होता है, ये हमारे टॉपिक में नहीं है। खाली आप लोग इतना याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट कर जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्पेक्ट्रल लाइंस वो स्प्लिट कर जाते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब स्प्लिट करते हैं उसको हम अपन स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड में वो स्प्लिट करता है स्पेक्ट्रल लाइंस उसको अपन जीमन इफेक्ट बोलते हैं। स्प्लिट करता है मतलब, समझाता हूं, स्प्लिट करता है मतलब, वेट अ मिनट, स्प्लिट करता है मतलब ये जो है ना, हाँ स्प्लिट करता है मतलब, एक मिनट, हाँ इसको कॉपी कर लेते हैं थोड़ा, गिव मी अ सेकेंड, कॉपी, ठीक है।
तो स्प्लिट करता है मतलब कुछ इस तरीके से कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बीट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये एक लाइन होने से लाइक रेदर देन बीइंग वन लाइन, ये इस तरीके से स्प्लिट करके मल्टीपल लाइंस बन जाता है, स्प्लिट करके मल्टीपल लाइंस बन जाता है, स्प्लिट करके मल्टीपल लाइंस बन जाता है इस तरीके से। दिस इज स्टार्क, या फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है दैट इज स्टार्क इफेक्ट, अगर मैग्नेटिक फील्ड में होता है दैट इज जीमन इफेक्ट। तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हुआ था ना, लाइक बोर कुड नॉट एक्सप्लेन इट, ठीक है। एंड द लास्ट लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल वाज नाउ फॉर ईच ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अकॉर्डिंग टू बोर ईच ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ वन स्पेक्ट्रल लाइन, कि फॉर अगर इलेक्ट्रॉन N2 से N3 पे जा रहा है या फिर N3 से N2 पे आ रहा है, फॉर ईच ट्रांजिशन एक ही स्पेक्ट्रल लाइन लाइक इज एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशन, बट when observed under microscope those single lines consisted much more closely related sharp lines which Bohr could not explain। ठीक है, कि लाइक रादर देन बीइंग अ शार्प लाइन, बोर ने बोला कि ईच ट्रांजिशन के लिए एक लाइन आता है, बट जब हम लोगों ने उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, ये एक शार्प लाइन माइक्रोस्कोपिक लेवल में इट कंसिस्टेड ऑफ वेरी क्लोजली रिलेटेड, मच मोर क्लोजली रिलेटेड लाइंस, मतलब एक लाइन नहीं हुआ, लाइक वो एक लाइन नहीं था, रादर देन इट हैड अ ग्रुप ऑफ लाइंस। वो एक शार्प लाइन अंडर माइक्रोस्कोपिक विजन, इट हैड अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड लाइंस, and this was not like Bohr could not explain this phenomenon। ठीक है, तो it was, so these was few limitations of Bohr's atomic model। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए। अच्छा, जो एप्लीकेशन पार्ट था, हम लोगों ने ये वाला कंप्लीट कर लिया था, ये वाला हो गया। तो जो वैलिडिटी, ये जो वाला पॉइंट है ना, इसका मतलब क्या है, जो रीडबर्ग का जो इक्वेशन दिया गया था ना, तो रीडबर्ग एक्चुअली like studied these spectral lines and he gave a mathematical approach of the spectral lines to calculate the wavelength and the number of spectral lines, and when Bohr gave a theoretical approach to the spectral lines, they both like came hand in hand। ठीक है, like दोनों एक ही कंक्लूजन पे आ रहे थे। तो with this we can like draw a conclusion that कि Bohr's theory was valid, क्योंकि वो एक थियोरेटिकल अप्रोच दिया, उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिया, उन्होंने कुछ एक थियोरेटिकल अप्रोच दिया फॉर एटॉमिक मॉडल, एंड लाइक ऑन द बेसिस ऑफ दोस पोस्टुलेट्स व्हेन वी स्टडीड द स्पेक्ट्रल लाइंस, इट वाज लाइक गिविंग द सेम रिजल्ट एज रीडबर्ग्स इक्वेशन वर गिविंग। रीडबर्ग के पास एक मैथमेटिकल अप्रोच था, उन्होंने कुछ इक्वेशंस दिया, उसका जो रिजल्ट्स आ रहा था और इनका जो बोर्स एटॉमिक मॉडल का जो थियोरेटिकल रिजल्ट्स आ रहा था, वो दोनों सेम आ रहे थे। इसी के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि इट वाज द बोर्स थ्योरी वाज वैलिड। ठीक है, नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये वाला हमने डिराइव कर लिया था लास्ट वाले लेक्चर में, दैट इज इट। एंड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर इन मोशन एंड नॉट स्टेशनरी। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन अगर स्टेशनरी होता, लेट अस अज्यूम ये एक न्यूक्लियस है, इसके अराउंड एक शेल है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव ना करके स्टेशनरी है, रेस्ट पर है। अगर ये रेस्ट पर होता, खाली मूव नहीं करता, देन ये तो पॉजिटिव है, न्यूक्लियस है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ठहरा नेगेटिव, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, तो ये इसका अट्रैक्ट करके, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके एटम को कोलैप्स कर देगा। ठीक है, बट ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर इस तरीके से होता देन एटम स्टेबल नहीं होते, बट इन रियल लाइफ एटम्स आर स्टेबल। तो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ना होके दे आर मूविंग इन द सर्कुलर पाथ, तो मूव करने के कारण उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, दैट इज mv²/r, एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स are balancing out each other, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स कोलैप्स नहीं कर रहे न्यूक्लियस में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। आई होप आप लोगों ने ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ लिया। अगर कोई भी डाउट होता है देन डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली आंसर इट।
ठीक है, थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, टाटा, गुड नाइट।